सेशन का इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक जमीन से जुड़े कर्मठ और स्पष्ट सोच वाले नेता, संगठन से सरकार तक का उनका सफर निरंतर जनसेवा का रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने हरियाणा की राजनीति में संगठन की मजबूती, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सरलता को नई पहचान दी है। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है, किसानों को मजबूत करना, युवा रोजगार को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश और पारदर्शी प्रशासन। हरियाणा को विकास के पथ पर निरंतर आगे लेकर जाना, ये उनका रोड मैप है। उनकी सादगी, सहजता और जनता से सीधा संवाद उन्हें अलग पहचान देता है। डायमंड स्टेट समिट के मंच पर उनका स्वागत करने से पहले आइए देखते हैं उनके नेतृत्व और विजन की एक झलक। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के नतीजे आए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी नेतृत्व ने जिसे राज्य की सत्ता की बागडोर दी थी, उसने विपक्ष को चुनावी दंगल में बुरी तरह से मात दी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी न सिर्फ तीसरी बार राज्य में सत्ता पर काबिज हुई, बल्कि 90 में से 48 सीटें हासिल कर राजनीतिक पंडितों के हर अनुमान को धराशायी कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनकी साफ सुथरी छवि और जनता से सीधे कनेक्शन ने कमाल किया। ये कमाल नहीं तो और क्या है, सीएम सैनी ने विधायक, मंत्री, लोकसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक का सफर महज 9 साल में पूरा किया है। अंबाला के मिर्जापुर गांव में 25 जनवरी 1970 को किसान परिवार में जन्मे नायब सिंह सैनी ने वकालत की पढ़ाई के बाद जन सेवा का संकल्प लिया और तब से आज तक वो रुके नहीं है। सीएम सैनी की मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सपना है हरियाणा को 2030 तक नंबर 1 बनाने का। आखिर कैसे पूरा होगा ये सपना? कैसे हरियाणा देश के लिए मिसाल बनेगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए हरियाणा के हर दिल अजीज और कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी। बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नायब सिंह सैनी जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में दूसरी बार आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। अभी अभी आपका लुक देख रहे थे हम, हरियाणवी पगड़ी स्टाइल से बिल्कुल पंजाबी पगड़ी, सिख पगड़ी, सरदार नायब सिंह सैनी। इस बदलाव के पीछे क्या देखते हैं आप? ज्योति जी, इसमें बदलाव की तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति है जी, हमारा कल्चर है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये हमारी संस्कृति है ये। जी बिल्कुल। और उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं जी। और आपके माता जी कुलवंत कौर जी, वो बिल्कुल सिख धर्म से जुड़े हुए हैं जी। बहुत ही सादगी भरा जीवन वो व्यतीत करते हैं, गांव में काफी टाइम वो लगाते हैं। उनसे आपने क्या सीखा जो आपको अभी भी लगता है कि ये जो आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? आज ज्योति जी, ये मैंने आज नहीं पहनी, मैं लगातार पहनता रहता हूँ। आज से नहीं, अगर आप मेरी कभी पुरानी फोटो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा शायद ही।
मैं बांधता रहता हूँ इसको। मैंने कहा है कि हमारी ये संस्कृति, हमारे गुरुओं जो उसको मजबूत, उसको आगे बढ़ाने का हम निरंतर काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को। जी जी बिल्कुल, थोड़ी देर में हम पंजाब पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, और मैं सबसे यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ 5 दिन पहले ही आपका जन्मदिन भी था, तो आपको थोड़ा सा 5 दिन लेट जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और हम सब की तरफ से थैंक यू ज्योति, थैंक यू। 56 साल के हो गए आप। और हम 2024 में आपकी सरकार यहां पर आई, पिछले साल हम मिले थे, उस टाइम बहुत सारी प्लान्स थी कि हरियाणा में हमने बहुत बदलाव लेकर आना है, बहुत चीजें करनी है, कई चीजें बदली हैं हरियाणा में, काफी तरक्की हुई है। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में आज की डेट में हरियाणा नंबर 1 है पर कैपिटा इनकम में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सारे के पीछे जो आपने जिस तरीके से काम किया, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें ऐसी हुई हैं जो अलग हुई, जिनके कारण पर कैपिटा इनकम में आज हरियाणा नंबर 1 है? और भी कई इंडिकेटर्स में हरियाणा में तरक्की हो रही है, कई चीजों की भी हम आगे आगे बात भी करेंगे, हम एआई की भी बात करेंगे, हम आपके फ्यूचर रेडी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे कि कैसे आप अपना विजन लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन ये जो उपलब्धियां आपको नजर आ रही हैं, इनके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए ज्योति जी, हमने जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव के अंदर हमने अपना संकल्प लिए थे। 217 प्रदेश के लोगों से हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट आके रखा था, और उस आधार के ऊपर हम चुनाव लड़े थे। और लोग इस बात को देखते हैं कि जो ये पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में, ये जो बोलते हैं उसको 100% पूरा करते हैं। अगर आप हमारे पिछले संकल्प पत्र भी देखेंगे, हमने वो पूरे किए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने वायदे कर दिए, वायदे कर संकल्प में पूरा सजाबाग दिखा दिया भी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कई बार तो ये भी बोल देते हैं, कांग्रेस हो चाहे पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, कहा जी वोट दो, आसमान के तारे तोड़ कर ले देंगे। तारे जब टूट के आएंगे तभी पता चलेगा। कहने ने तो कुछ भी कहें, इन्होंने लोगों को भ्रमित करके, झूठ बोल करके इन्होंने वोट हथिया लिया, और जो संकल्प, जो घोषणा पत्र इन्होंने पूरा करने की बात कही थी, उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको पूरा नहीं किया। लोग देखते रहते थे कि इन्होंने कही है बात, ये पूरा करेंगे, नहीं पूरी हुई। और सेम बात अगर आप लोग देखेंगे ज्योति जी, पंजाब में तो जमी गजब कर दिया। पंजाब के अंदर तो गजब ये हुआ क्योंकि कांग्रेस के विचार के ऊपर चलने वाली पार्टी है। यहां तो बोलते हैं कि हम किसानों का भी बाढ़ आई, पंजाब के अंदर खराबा हो गया। यहां मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ हम देंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा। और उनका एक जो मुखिया है, जिसने पार्टी को खड़ा किया है, वो इतना घना झूठ बोलता है, बड़ा घना झूठ बोलता है। गुजरात में जाके कहने लगा, कहा जी हमारे मुख्यमंत्री ने फसल खराबे के 50,000 रुपये एकड़ दिया। लोग तो देख रहे हैं। ये वहां जाकर के झूठ बोल देना कि हमारी सरकार है यहां पर, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, करया कुछ नहीं, तो लोग देखते हैं। जो इन्होंने वायदे किए हैं जनता के साथ, जो बातें कही हैं, उन बातों के ऊपर पूरा नहीं उतरे। ज्योति जी, मैंने कहा है कि हमने 217 संकल्प लिए, 53 संकल्प हमने पहले वर्ष में पूरे कर दिए। 163 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक मैंने ये शब्द कहा था कि जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, इस संकल्प पत्र के ऊपर उंगली फेर के देखना, कोई छूट तो नहीं गया। हर संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये संकल्प, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरा करती है। लोगों का तभी विश्वास बढ़ा है, लोगों का विश्वास ये बढ़ा है
कि ये काम करने वाले लोग हैं। नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार, इतिहास में पहली बार हरियाणा में है, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार है, परंतु कुछ झूठ फैलाए गए। अब लोग समझ गए हैं। आने वाला समय मैं ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। ये विकसित भारत मजबूत खड़ा हो रहा है। ये किसी और की कल्पना नहीं थी। ये कल्पना अगर कोई कर सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा दूरदर्शी विजन करता व्यक्ति ही ये कल्पना कर सकता है कि मेरा भारत दुनिया का ये चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, ब्रॉड स्पाइट्स होना चाहिए। ये मोदी जी की सोच है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों में मोदी जी की जो काम का तरीका है, मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं और मोदी जी की जो नीति है, आज पूरा देश और मोदी जी की जो नीयत है पूरा देश उसके ऊपर विश्वास कर रहा है। नहीं सैनी जी, ये जो 217 जो आपने वायदे किए जो संकल्प पत्र में है, जब वो संकल्प पत्र आया, आप उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, आप उस वक्त पूरा लीड कर रहे थे। आमतौर पे ये होता है कि जब संकल्प पत्र बनते हैं तो उसमें कई कुछ कह दिया जाता है कि एक बार सरकार तो बने, बाद में देख लेंगे कि क्या होता है। ऐसी सुनने में आती है बातें कि ये संकल्प में तो लिख दो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्योंकि उस वक्त आप थे और आपको पता था बाद में डिलीवरी भी आपको ही करनी पड़ेगी, तो जब वो सारे वायदे तैयार किए गए तो आपने बड़े सोचकर उसी वक्त तैयार कर लिए थे कि ये हम डिलीवर कर पाएंगे, इनको हम पूरा कर पाएंगे, या उसमें कुछ ऐसे भी थे आपको लगा कि एक बार कह तो दे, देखी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, सोच समझ करके विचार करके उसको लिखते हैं, यही तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आपका एक सर्वे भी उसको हुआ पूरा करना। जी, आपका एक सर्वे भी हुआ जिसमें यह था कि ऑलमोस्ट 90% आप उस जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी वो ठीक चल रही है। जो आप अपने 217 जो आपने संकल्प कहे हैं उनको पूरा करने की जो गति चल रही है इस वक्त, आपका अभी 2 साल भी नहीं हुए अभी आपको, तो उस तरीके से वो गति ठीक चल रही है। तो आप 217 के 217 की गारंटी दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये गारंटी मैंने कहा है कि ये किसी और की गारंटी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से आज हरियाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। मैं ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदे थे, अभी अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं। विधानसभा का मेरा पहला सत्र था, पहले सत्र में ही खड़े हो गए, कहने लगे, कहा जी आपने कहा लाडो लक्ष्मी योजना का वायदा किया था, पूरा नहीं कराया। अरे मखाई भी कुर्सी पर तो बैठ जान दो, भी तो कुर्सी पर भी नहीं बैठा मैं आपके सामने है जी। और पहले ही बजट में, जो मेरा सरकार का पहला बजट था, उस बजट में मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व कर दिया था, पहले ही मैंने बजट में जी। एक और आपका, और मैं आपको ज्योति जी और बताना चाहता हूं, जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं, मैंने इनको कहा है, मैं कहा भाई कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, हिमाचल के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया गया था, कम से कम जाकर पूछ तो लो। मैं कहा दूर तो है नहीं है, नजदीक का, किराया भी नहीं लगता, मैं कहा पैदल जाकर जाया वो, पूछ लो जाकर, पड़ोस में है। इधर पंजाब के अंदर पूछ लो, महिलाएं देख रही हैं कि कब वादा पूरा होगा, परंतु सरकार निकल गई है। जो आपने ठीक बात कही थी कि आपने जो वायदे किए हैं भी चलो लिख दो, पूरे नहीं होंगे, नहीं सही। ये सोच नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की नहीं है, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन लिखी जाएगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये सोच अगर किसी की है, ये कांग्रेस की हो सकती है, आम आदमी की हो सकती है, जिसने कहा कि हम महिलाओं को उनको आर्थिक सहयोग करेंगे, परंतु आज तक नहीं किया। आज मुझे खुशी है बताते हुए, हमने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी, 2100 रुपया पहुंचाने का तीसरी किस्त का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनें जो रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर रही है, हर महीने संख्या बढ़ करके आती है।
हर महीने 3,000 4,000 हमारी बहनें इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और वो उनको हम महीने में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। दूसरा ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा, अपने संकल्प पत्र में जो बड़े वायदे थे जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, हमने कहा था कि हम अपने किसान की हरियाणा के एमएसपी पर उसकी फसल खरीदेंगे। ये बड़ा वायदा है, कोई छोटा वायदा नहीं है। ये 24 फसलें, 24 फसलों का, और ये देश का पहला राज्य है हरियाणा जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही है। क्या हालात होती थी किसान की, पैसा नहीं मिलता था कांग्रेस के समय में। 6-6 महीने बाद किसान को पैसा मिलता था, 6 महीने साल लग जाता था। और ऐसी स्थिति थी जब हिसाब करने के लिए किसान जाता था, अपना भी मैंने फसल गिरी है तो आगे से उसको एक चिट दे दी जाती थी कि आपके पास तो इतना ज्यादा चला गया है पैसा। वो देखता रहता था मैंने फसल गिरी, मेरा पैसा कहाँ गया है। आज क्या स्थिति है ज्योति जी, आज 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अगर मेरा किसान अपनी अनाज की ट्राली लेकर के मंडी में पहुंचता है, ज्यों ही जे फार्म कटेगा 48 घंटे के अंदर पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। और किसान को अब पता चला है मोदी जी के नेतृत्व में कि मेरी भी इनकम है। कांग्रेस के समय में तो किसान को पता ही नहीं चला भी मेरी इनकम है, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसान को इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी भी इनकम है। उसकी 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम वो किसान के खाते में किया है। जब से 48 घंटे की हमने बात की, पहले 72 था, फिर उसको कम किया, 48 किया। आपके सामने बड़ा वायदा था, इसको पूरा किया। एक और बड़ा वायदा था, हमने महिलाओं के साथ ही वायदा किया था विधानसभा चुनाव में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, ऐसी महिलाओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने ये वायदा किया था, मैंने कहा था महिलाओं से कि आपका भाई, आपका बेटा जिस दिन 8 तारीख के बाद शपथ लेगा, आपकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में पहुंचाया जाएगा। 15 लाख हमारी बहनें हैं, उनकी रसोई में हरियाणा सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रही है। हमने कहते भी हैं अगर कोई छूट गई है इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, उसको 500 रुपए का देने का काम करेंगे। हमारे ने जो कहा है हम उसको कर रहे हैं पूरा। और ज्योति जी मैं एक और बताना चाहता हूं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था मेरे पास बहुत लोग आते थे, और लोग आते थे ये एक बात बोलते थे कि सांसद जी आप सीएमओ को फोन कर दें, मेरा डायलिसिस होता है, मेरा फ्री हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा उसके ऊपर मेरा पड़ता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को एक बार कराता था, कोई 2 बार, कोई 3 बार डायलिसिस कराता था। और एक डायलिसिस का ज्योति जी जो उसका खर्चा होता था वो लगभग 25 से लेकर के 30,000 रुपए एक डायलिसिस का खर्चा आता था व्यक्ति का। अगर किसी को 3 डायलिसिस कराने तो लाखों रुपए उसके लग जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस खर्चे को वहन नहीं कर पाते थे। जब वो खर्चे को वहन नहीं कर पाते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाते थे। हमने इस समस्या को समझा, हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 8 तारीख के बाद हरियाणा के, मैं ये सोचता था कि जिन बहुत सारे लोग तो मेरे पास आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आते होंगे, जो नहीं आते उनकी तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी, किससे फोन कराए किससे नहीं कराए। हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 8 तारीख के बाद कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर डायलिसिस कराएगा उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में होगा। और 8 तारीख को जब सरकार का रिजल्ट आया और जब मैंने अपना पहला सिग्नेचर किया शपथ के बाद, तो पहला सिग्नेचर इसी फाइल के ऊपर हुआ कि हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आज से डायलिसिस मुफ्त होगा, और आज मुफ्त हो रहा है। ये बड़े वायदे हैं।
बड़े वायदे हैं ये जी जी जो सरकार पूरा कर रही है। जी। सैनी जी, आप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, आपको पता है कि काम कैसे होता है, इसमें कैसे पैसे लगते हैं, कितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कितनी क्षमता चाहिए होती है चीजों को करने की, क्योंकि आप बहुत ही बड़े दायरे में, बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर आप इन सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। आपने 2 राज्यों का नाम लिया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कि वहां पर कई चीजें कही गई, नहीं हुई। वो दोनों राज्यों से पूछो, उनका यह कहना है कि देखो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे साथ वो एडवांटेज नहीं है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, पंजाब में आरडीएफ की बात होती है बार बार। तो जब आप उसको देखते हैं, आपको लगता है कि इन बातों में कोई दम है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है और वहां सिंगल इंजन है, और सिंगल इंजन होने के कारण, या शायद 2 इंजन अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं जिसके कारण काम नहीं हो रहा। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये डबल इंजन होकर केंद्र से सपोर्ट की एक रिजल्ट है जो आपको हरियाणा में नजर आ रहा है, या एक सेपरेटली आप देखते हैं कि आपकी जिस तरीके से हरियाणा को मैनेज किया गया है उसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, देखिए ज्योति जी, जो बात आपने कही है, क्योंकि मैंने आपको एक शब्द कहा था पहले कि लोग दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है एक, उस सिस्टम के अंदर जितना पैसा मेरे को आ रहा है उतना पैसा हिमाचल को भी जा रहा है, उतना पैसा पंजाब को भी जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठ सकता। वो कहते नहीं आ रहा। कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव होता था, आपके सामने है ज्योति जी। देश का अगर प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति एक शब्द कहे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, दुर्भाग्यपूर्ण है ज्योति जी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी योजना लेकर के आए हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आयुष्मान भारत, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसी से कोई भेदभाव नहीं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जो पैसा केंद्र सरकार देती है उस पैसे को खर्च करने की जिम्मेवारी स्टेट सरकार की होती है। ये पैसा तो ले लिया, खर्च करया नहीं, मोदी को गाली दे रहे, भेदभाव कर रहा। भाई भेदभाव कहां से कर रहा? आप मोदी जी की जो पैसा जिस पर्पज के लिए वो दे रहे हैं उस पर्पज को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उसको कहीं और खर्च कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, वो कहीं गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है। लोग जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप खर्च नहीं हो रहा। मैं अभी ज्योति जी एक थोड़ी बात करता हूं पंजाब के अंदर, और मेरे ख्याल से कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना गरीब व्यक्ति के लिए एक संबल का काम करती है, और गरीब व्यक्ति मोदी जी की फोटो की पूजा भी करते हैं। आज उनको चिंता नहीं है ज्योति जी कि अगर कोई बीमारी आ जाती है कि किसी के दर पे जाना पड़ेगा, सर ऊंचा करके इलाज करा लेता है। यह सम्मान अगर किसी ने दिया है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आयुष्मान योजना, क्लिनिक मल्ला बना दिया। दिल्ली के अंदर देखा ना आपने जी, 10 साल रहे, फिर यहां वो क्लिनिक मल्ला वहां बंद हो गया, वहां तो ठेका ले दिया। मिल तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है वहां पे। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। भाई किसी को इलाज कराना है, सरकार ने 5 लाख रुपए का प्रावधान दिया है आपको, आप क्यों नहीं देते? बोल दिया, अब कह दिया 10 लाख रुपए का दूंगा, फिर कह देगा 20 लाख का दूंगा, फिर कह देगा 40 का दूंगा। लेने देने ਨੂੰ कुछ नहीं है। एक कहावत है मेरे याद आ रही है, एक व्यक्ति मां गंगा के पास गया, जैको उसने पूजा की, वहां पे पूजा की तो मां गंगा प्रसन्न हुई। एक शंख ले ही निकाल करके मां गंगा और उसको दिया। उसको कहा कि ये शंख ले जा, जो भी तू इससे मांगेगा वो आपको मिलेगा। एक और बात कही मां गंगा ने भी, अगर ये शंख कहीं गुम गया तो फिर नहीं मिलेगा, और एक ही है।
मां गंगा ने वो शंख उसको दिया, वो लेकर के आया। वो रास्ते में आ रहा था, रात होगी, रुक गया, कहीं पर रुकिया तो वहां से रुक करके उसने सोचा, सवेरे उठा भी ये शंख दिया है मां गंगा ने, पूजा करके इससे कुछ मांगते हैं। वो सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा की, शंख निकाल करके, और उसको कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। शंख ने 1 लाख रुपए दे दिए निकाल का उसको। वो किसी ने देख लिया भी ये तो बहुत अच्छी चीज ले रहा, इसने इससे मांगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए काट कर दे दिया। वो शंख उसका चोरी हो गया, काट ले गया कोई। उनने सोचा भी ये तो चोरी हो गया मेरा, और वो फिर मां गंगा के चरणों में गया और मां गंगा को कहने लगा कि वो शंख चोरी हो गया। तो उसको कहा मां गंगा ने भी मैंने आपको कहा था कि एक बार मिलेगा और कोई नहीं है, परंतु एक है मेरे पास दूसरा। उसको वो शंख निकाल करके दे दिया कि इससे जो भी तू मांगेगा, ये कहेगा आप अगर इससे कहेंगे कि 5 लाख दो, ये कहेगा 10 ले ले। अगर आप 10 मांगेंगे तो कहेगा 20 ले ले, पर लेने देने में कुछ नहीं होगा कहा। ये शंख कांग्रेस और आम आदमी के पास है। जो जनता ने शंख इनको दिया था वो तो चोरी कर लिया ना ने। अब तो कुछ नहीं है, अब तो लोग बोलते हैं कि 5 चाहिए, कहा 10 ले ले। लोग कहते हैं 10 चाहिए, कहा 20 ले ले, पर लेने देने तो कुछ नहीं है। ये हालात इन्होंने किए हैं। पंजाब को किस तरीके से आज हमारा युवा पंजाब का नशे की गर्त में चला गया है। कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना बननी चाहिए, उनके रोजगार की बननी चाहिए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। जो इंडस्ट्री थी वो भी भाज रही है, वो भी नहीं आ रही है। किस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं? यही हालात कांग्रेस की है और यही इनकी है। मुझे तो इसलिए आज आपके बीच में कहना पड़ रहा है क्योंकि ये एक दूसरे को गाली देते हैं मंच पर खड़े होकर के। कांग्रेस उसको देती है और वो कांग्रेस को देते हैं। जब जरूरत पड़ा दोनों इकट्ठे हो जाए। हमारे हरियाणा में हो गए, मेरी सीट के ऊपर मैं मेंबर पार्लियामेंट था, दोनों ने समझौता करके वहां आम आदमी का तार दिया और उसने एकांत दी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा मैं तो गरीब घर का आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, इनने तो बड़ा मोटा माल बनाए रखा। मैं कहा ये तो कुछ भी कर सकता है, परंतु मैं धन्यवाद करूंगा कुरुक्षेत्र के लोगों का, उसको वापिस भेजने का काम किया। सैनी जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, जो हालात चाहे कांग्रेस थी चाहे आम आदमी था, जो पंजाब के अंदर इन्होंने किए हैं, आज पंजाब के लोग उससे उब चुके हैं। ये तो खाली लिपोट संख्या है, बात करते हैं, देते कुछ नहीं है, बात करते हैं। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाले समय तक लोगों ने मन बना लिया है। सैनी जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आपने पगड़ी पहनी हुई है, अभी हम चर्चा काफी देर से कर रहे हैं, आपने पंजाब के बारे में बहुत बातें कही। क्या चक्कर है? आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में भी बड़ी ये चर्चा चल रही है कि आजकल सैनी जी का फुल इंटरेस्ट पंजाब में बना हुआ है और सैनी जी पंजाब आ रहे हैं, पंजाब के लोग उनको मिलने जा रहे हैं। अभी भी जहां से आप आ रहे हैं वहां पर भी आपको बहुत लोग मिलने आए हुए थे पंजाब से। और ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर कह रहे थे कि सैनी जी को बोलो कि वो हरियाणा के ऊपर फोकस करें ज्यादा, और कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर बंटवारा करने के लिए यहाँ पर। तो सडनली पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा, इतनी प्रेजेंस, क्या हो रहा है? ये अगले साल के चुनाव की तैयारी हो रही है क्या? बीजेपी आपको बिल्कुल अपना, जिसको कहते हैं सारी बॉर्डरिंग एरियाज में ये सोच रहे हैं कि आप वहां पर चेंज लेकर आएंगे या आपके चलते वहां पर फर्क पड़ेगा? आपकी इतनी प्रेजेंस पंजाब में क्यों है? मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मेरे को अभी पूरे पंजाब का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जी 500-600 यूथ आया था, मैं उनके बीच में था। जी जी, जहां से आप आ रहे हैं अभी? हाँ, नहीं, मेरे सीएम हाउस आया था, उन्होंने समय लिया था मेरे से। अच्छा, ओके। 1 महीने पहले समय लिया था। ठीक है जी। वो कहना जी आपसे एक बार मिलना है हमने, और कोई पार्टी से नहीं है वो यूथ, किसी दल का नहीं था, वो बिना दल के आम जो यूथ था पंजाब का वो आया था। तो मैंने उनसे बात किया, उनको मैंने माइक दिया था, मैं कहा मैं आपकी कुछ आवाज सुनना चाहता हूं, वो रिकॉर्डिंग भी हुई है, आप उसको भी सुनना उन्होंने क्या क्या बोले हैं।
और उससे बड़ा दिल व्यथित हुआ है मेरा कि पंजाब की ऐसी हालत हो गई है। आज पंजाब में रोजगार नहीं है, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जा रहा है, अपनी जमीन बेच करके सुरक्षित नहीं है, मां बाप के पैसे को खर्च करके वो बाहर जा रहा है और वो सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से वहां डिपोर्ट होकर के आ जाता है, या जब डंकी रूट से जाता है कितने प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन्होंने बताई, आप सुनना उनकी बातें जो उसके ऊपर उन्होंने बताया है, और किस प्रकार से युवाओं को झांसा दे दिया कि इतने रोजगार देंगे, नहीं दिए गए। मैंने भी तो यहां वायदा किया था हरियाणा के युवाओं से, मैंने कहा था कि मैं इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। और ये पहली बार है ज्योति जी हरियाणा के इतिहास में, मनोहर लाल जी ने क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया बिना पर्ची बिना खर्ची का, हम उसको गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और 25,000 युवा पहली बार मेरे पास युवा आया इकट्ठा होकर के, कहा जी हवा चल रही है कांग्रेस की। ये अंकित बैठा है, अंकित रोज दिखा रहा था, कहा जी कांग्रेस की हवा चल रही हवा चल रही है। ये दिखाता था, ये बोलता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु मैं बोलता था, हमारे नेता बोलते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 8 तारीख को रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी, बड़े मैंडेट के उसके ऊपर तो और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, हमने जो बात कही थी युवाओं को कि मैं सप्ताहबाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मैंने सप्ताहबाद में ली, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम मेरी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात भी है। ये पहली बार हरियाणा में हुआ है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। पंजाब के अंदर तो जो बातें कही गई घोषणा पत्र में, घोषणाएं बन के रह कर की, कांग्रेस ने जो बातें अपने घोषणा पत्र में कही हैं वो घोषणा बन करके रह गई है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट अगर कोई करती है मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इसके ऊपर बड़ा विश्वास लोगों का है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने कहा कि हरियाणा में बड़ी बात थी कि भी कांग्रेस की हवा चल रही है, सरकार आपकी बनी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी अभी जब रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक पूरा उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि वोट चोरी हुई हरियाणा में, और एक ब्राजीलियन मॉडल की बात भी कही थी कि 10 बूथों में 22 जगह पर उसका नाम फीचर कर रहा था। बाद में उस बात में कुछ ज्यादा निकला नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि वोट चोरी की, नहीं तो हमारी सरकार तो बनी रही थी, हमारी हवा तो थी, हमारी सरकार बनती, इन्होंने वोट चोरी की। ये लीजिए एग्जांपल, ब्राजीलियन मॉडल और 10 बूथ 22 जगह पर नाम, और फिर वो बात निकली नहीं। ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मरवाई दिया बेचारा राहुल गांधी, तो फंसाई दिया जो इन्होंने। पता नहीं कौन थे नुगढ़ का मुद्दे, मेरे को नहीं पता किसने दिया है इस नुगढ़ का, फंसाए दे इसनु तो बेचारे नो, इन्हें पता तो लगता नहीं है। इसके हाथ में पहला दे दिया वो संविधान की बुक दे दी, कहा जी मोदी जी अगर बन गए, कहा तीसरी बार संविधान को खतरा हो जाएगा। कौन दे रहा है, मेरी समझ में नहीं लग रही बात। फिर एक और मुद्दा दे दिया, कहा ईवीएम खराब है, कहा ये दे दिया इसके हाथ में, ईवीएम को लेकर के लड़ाई होगी। जहां तो कांग्रेस जीत जा वहां ईवीएम नहीं है, और जहां हार जा वहां ईवीएम है, उसको गाड़ी लग जा देना। लोग देख रहे हैं देश के। और फिर इब्जा नहीं और कुछ मिला, कहा जी वोट चोरी हो गया, कहा ये भी इसके हाथ में पकड़ाई दिया। बताओ इब्जा कौन वो व्यक्ति है, वैसे तो सम्मानित करने लायक है जिसे वो मुद्दे बनाए करते। आप बता रहे थे कि आपको पंजाब से काफी लोग मिलने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, आपसे पंजाबी में बात करते होंगे, तो 2 लाइनें आपसे भी सुने कि आपकी पंजाबी कैसी है, टेस्ट करें कि तुसी भी पंजाबी च गल कर लेंदे हो, उन्हां दे नाल तुसी पंजाबी च गल करदे हो? पूरी गल पंजाबी दे विच करदे हैं, क्योंकि साडा, मैं ज्योति जी आप एक गल कहना चाहना है कि साडा 21 सूबा सी, 21 सूबा सीगा, 21 सूबा सी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 21 ਹੋ। सूबा सी ज्योति जी। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। 2 ਭਰਾ ਹੈ, अलग हो गए, की गल हुई? भरा ही है ना, 80 छोटे भरा हैं, बड़े भरा हैं। ये बड़े भरा ने मन बना लिता
कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, नरेंद्र मोदी जी का। चलो थोड़ा पंजाबी का टेस्ट पास हो गया, थोड़ा पंजाबी का टेस्ट पास हो गया। एक और आपका पैरामीटर था जिसके ऊपर आपको जज किया कि आपका पब्लिक के साथ कांटेक्ट कितना है, तो उसके ऊपर बहुत हाई रेटिंग आई आपकी कि पब्लिक के साथ कांटेक्ट बहुत है, जो हमने भी देखा कि आपको मिलने आओ और अगर गलती से आपको बोल दिया कि आपके साथ ही चलते हैं, हम पहुंचते हैं, आप आइए, जब तक आप निकलते हैं वहां इतनी भीड़ लगी होती है, उन्हीं के साथ मिलते मिलते आधा एक घंटा तो आप और लगाते ही हैं कहीं पर भी पहुंचने से पहले, क्योंकि आपके पास वहां पर लोग बहुत आते हैं। लेकिन जो आप रात के 11 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 12 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 1 बजे मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, कम से कम 8 घंटे 9 घंटे। आप कितने घंटे सोते हैं और कैसे काम चलता है, एक बार आप लोगों को यह भी बताएं, क्योंकि ये एडवाइस बड़ी क्लियर है कि अगर आप किसी टॉप पोजीशन पर हैं, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये अलग से बताऊंगा आपको। यहाँ मत पूछिए, अलग बताऊंगा आपको। ये तो आपने और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। तो सैनी जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास गुड़गांव का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका है, बहुत डेवलपमेंट है वहां पर, बिल्कुल एनसीआर रीजन के साथ साथ लगते हैं, लेकिन आपके पास महेंद्रगढ़ भी है, नू भी है, रेवाड़ी भी है, जहां पर बहुत बैकवर्डनेस अभी भी नजर आती है। अब आपके पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप ये जो हरियाणा की जो आप तरक्की और प्रगति की बात कर रहे हैं, इसको पूरे हरियाणा में आप कैसे इसको लागू करेंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे। बहुत टाइम से चुनौती चलती रही है। कुरुक्षेत्र करनाल जहां से आप आते हैं, अगर उसकी बात करें तो वहां इरिगेशन बहुत है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ इलाके हरियाणा के ऐसे भी हैं बहुत सूखा है। ये आपके सामने चैलेंज है, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ नू, एक तरफ करनाल, एक तरफ कुरुक्षेत्र, इन सब चीजों को आप लेकर साथ चल रहे हैं और सबकी तरक्की लेकर आप आगे जा रहे हैं। क्या चैलेंज यहां देखते हैं आप? नहीं, चैलेंज नहीं है, हम गति से काम कर रहे हैं। ज्योति जी, आज अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा का ज्योग्राफिकल एरिया 2014 से पहले अगर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता था तो लगभग 8-10 घंटे लगते थे। जैसे नारनौल से हम चंडीगढ़ आना है, नारनौल से जब चलते थे तो चंडीगढ़ पहुंचने में लगभग 11-12 घंटे लगते थे। सुबह 4 बजे चलना है तो शाम को 5-6 बजे पहुंचते थे। आज परिस्थिति बदली है, इन्हीं 11 वर्षों में बदल गई है। और परिस्थिति ऐसी बदली है कि अगर नारनौल से आप सुबह 6 बजे चलेंगे तो 9 बजे आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये बदलाव आया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने किसी भी साइड जाएंगे, आपको 3.5-4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बड़ा बदलाव आया है। हमने अपने बजट के अंदर अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक घोषणा की थी 10 नई IMTs बनाने की, और उन 10 IMTs के अंदर एक हिसार के अंदर गति से हम काम कर रहे हैं, वहां IMT बन रही है हमारा। अंबाला के अंदर हम जमीन फाइनल कर चुके हैं, नारायणगढ़ के अंदर हम जमीन फाइनल कर चुके हैं। एक बड़ा लॉजिस्टिक हब जो आपने महेंद्रगढ़ की बात की है, वहां पर हम बड़ा लॉजिस्टिक हब बना है, जो ट्रेन अभी निकली है उसके वहां पर, और बड़ा वहां पर एक हम और भी उस साइड में करने जा रहे हैं। एक लैंड हमने वहां पर देखी थी, उस लैंड में थोड़ा सा दिक्कत आई। हमने किसानों को कहा भी आप महेंद्रगढ़ के अंदर कि आप ये जमीन हमें दे दें, ई भूमि पे लगा दें, हम एक्वायर तो नहीं करते, हम ई भूमि से परचेज करते हैं कि किसी को दिक्कत ना आए कोई भी। तो अब हम दूसरी जगह वहां देख रहे हैं, एक वहां भी बनेगा। अलग अलग 10 IMTs हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बननी है। खरखौदा के अंदर आपके सामने है डोलपुर या IMTs बन रही है, चल रहा है काम उसके ऊपर। हिसार की बात की है, अंबाला की बात की है, नारायणगढ़ की बात की है, जहां पर हम गति से 4 तो ये कर दिए, और भी हम इसके तुरंत बाद जो ही हमारे पास लैंड आएगी तो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाने का काम करेंगे। सैनी जी, हमने अलग से इसके लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर भी काम किया है, क्लस्टर्स बनाए हैं हमने किन्नू का जैसे क्लस्टर सिरसा के अंदर है बड़ा, क्योंकि किन्नू की खेती बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। हमने एक स्ट्रॉबेरी का, हिसार के अंदर स्ट्रॉबेरी होती है, एक गुआवा का हमने तय किया है, एक लीची का तय किया है कि इस क्षेत्र के अंदर लीची होगी। इस तरफ भी हमारी सरकार काम कर रही है ताकि रोजगार भी खड़ा हो और लाभकारी भी हो।
उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। जी सनी जी, बड़े सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हुए थे हमने, टाइम हमारा खत्म होता जा रहा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछने जाने से पहले, एक ये कि देश में 3 बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। डिस्ट्रिक्ट में होती है डीएम, जिसको हरियाणा में हम डीसी कहते हैं, और उसके ऊपर सीएम। 3 बहुत ही ताकतवर पोजीशंस होती हैं देश में, एग्जीक्यूटिव पावर जहां पर होती है। डीएम डिस्ट्रिक्ट में, जिनको डीसी कहते हैं यहाँ पर, सीएम स्टेट में, और फिर पीएम देश में। तो एज सीएम आज वो ताकत आपके पास है, काम बहुत सारे आपके सामने है, एग्जीक्यूटिव काम जो आपने कराने हैं। आप नींद के बारे में आपने बताया नहीं कि आप कितने घंटे सोते हैं, लेकिन जब इतने सारे काम करने होते हैं, कभी कभी बतौर मुख्यमंत्री आपको फ्रस्ट्रेशन एक होती है कि शायद मेरे लिए 5 साल बहुत कम है, मैं कितना कुछ कर पाऊंगा इस राज्य के लिए। ऐसा कभी आपको महसूस होता है कि बहुत चीजें करने वाली हैं, हो नहीं रही, लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, यहां प्रॉब्लम आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, आप जो करना चाह रहे हैं उस पेस पर आज आपको लग रहा है कि हरियाणा में काम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी और पेस हरियाणा में पकड़ने की जरूरत है? नहीं, देखिए ज्योति जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रूटीन के होते हैं, आज बन गया कल भी आवश्यकता है। जैसे सड़क है, सड़क आज हमने बनाई, बनेगी, टूटेगी तो बनेगी। ये रूटीन के कई काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम हैं। कहीं पीने के पानी का नलकूप लगा है, खराब हो गया, लगेगा, वो रूटीन वर्क है, चलता रहता है। कुछ काम होते हैं स्थायी होते हैं, लंबे समय के। जैसे मैंने इंडस्ट्री की बात करी, इंडस्ट्री आए, रोजगार के साधन खड़े होंगे। हमने अभी अपने बजट के अंदर एक बात कही थी कि हम एआई बेस 2 हब बनाएंगे हरियाणा के अंदर, एक गुरुग्राम को, एक पंचकुला को, और इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं हम, बहुत गति से काम कर रहे हैं। कल मेरी एक बड़ा सेमिनार है यहीं पंचकुला के अंदर, जो इसको एआई को लेकर के बहुत एक हमने वो बुला रखे हैं, जो इसके अंदर अपना काम करने वाले हैं। एक सेमिनार है बड़ा, उसके अंदर हम लगातार अलग अलग उसके अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार खरा उतरे, उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। मेन तो जो हमारा विजन होता है, विजन है हमारा है संकल्प पत्र, क्योंकि संकल्प पत्र हमने लोगों को बोला है, हमने कहा है कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो पब्लिक के बीच में जाकर के बोलते हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं। मैं ज्योति जी एक और आपको बात बताना चाहता हूं, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जो हुआ है हरियाणा के अंदर, किसी की भी सरकार रही है, ABCD, हम भी गठबंधन में रहे हैं हरियाणा में, परंतु गठबंधन में थे हम, हमारे तो बहुत कम विधायक आते थे, परंतु ये बात बोलते थे 24 घंटे बिजली देंगे, नहीं दे पाए, कांग्रेस नहीं दे पाई। जब भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार बनी 2014 में, आज 2026, मैं बड़े फक्र के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के जो 6500 साढ़े 6500 गांव हैं, उन 6550 गांव में से 6000 से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने अपने मैनिफेस्टो में आपने काफी सारे वायदे किए, 2017 वायदे आपने किए, 217 आपने वायदे किए, जिनमें से काफी आपने कहे कि भी पूरे हो गए। कुछ चीजें उस वक्त उतनी एडवांस नहीं थी, जैसे एआई, लेकिन आपने बात कही कि एआई भी, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। 2 साल पहले जब आपने शायद मैनिफेस्टो बनाया, उस वक्त एआई उस लेवल पे नहीं थी जैसे अब आ गई है, तो वो आपको पैरेलली साथ साथ ही करना भी पड़ेगा। लेकिन साथ ही चुनौती आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की भी है हरियाणा में, और अभी जो रेड फोर्ट पे भी जो ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, और वो सारी चीजें जो आई, तो लॉ एंड ऑर्डर जब किसी भी राज्य की तरक्की हो रही होती है, उसमें साथ साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, हमारे को कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा चैलेंज नहीं पैदा होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या एक्शन लिए आपने? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, और आप देख भी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, देखिए किसी के दिमाग के अंदर क्या घुसा हुआ है हमें नहीं पता लगता, किसी ने अगर कहीं क्राइम को जन्म दिया है, 4 घंटे 1 दिन लास्ट, उसके बाद कार्रवाई होगी। लंबा समय नहीं दिया, और उस हिस्से की तरह जनता के सामने लेकर के आए, ये विषय है। पता लगा आज जो इस प्रकार के लोग हैं, दहशतगर्दी जो फैलाते हैं, उनके मन में सरकार के प्रति, हमारी पुलिस के प्रति भय है। भैया नहीं पता पुलिस कब क्या कर देगी।
हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी, हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर बड़े 6-7 गैंगस्टर विदेश से ला करके जेल में डालने का काम किया हमारी पुलिस ने। 7 के करीब बड़े गैंगस्टर कॉल करते थे, विदेश से लेकर के आए और जेल में डाल दिए यहाँ। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन सैनी जी आपसे ये होगा कि 2047 विकसित भारत, लेकिन अगर आप हरियाणा को इमेजिन करें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कई चीजें नजर आएंगी जो शायद हमें नहीं नजर आ रही होंगी, कि 2047 का हरियाणा क्या होगा। अगर आप बहुत ही संक्षेप में अगर हमारे को बता सकें कि आपको क्या नजर आता है कि 2047 में क्या हरियाणा देखेंगे हम। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी 24 दिसंबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला में कई कार्यक्रमों में रहे। एक कार्यक्रम में हमने विजन डॉक्यूमेंट 2047 आदरणीय अमित शाह जी से लॉन्च कराया। जी, 6 स्तंभों के ऊपर काम करेगा हरियाणा का 2047। आप उसको चलाइए, मैं आपके पास बुक भेजूंगा। हमने उसके बाद गुरुग्राम के अंदर पूरे दिन का उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं स्वयं बैठा उसमें, हमारे सभी उच्च अधिकारी वहां सब मौजूद थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से हमने एक्सपर्ट्स हर क्षेत्र के उनको बुलाया, प्रबुद्ध जनों को बुलाया। पूरा दिन हमने उसको लेकर के एक बिंदु पे चर्चा की, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक। उसके ऊपर गुरुग्राम में अभी चर्चा की कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सुझाव आए और मैं आपसे चाहूंगा ज्योति जी, आप अपने चैनल पे उस डॉक्यूमेंट विजन 2047 को अवश्य आप चलाइए, जिससे कि प्रदेश के लोगों को भी हमारे इस विजन के बारे में पता चले कि हम किस गति से, क्योंकि हमारी जो सोच है हमारी सरकार की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत में हरियाणा एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे, वो गति से मजबूती से उस विकसित भारत के अंदर खड़ा हो, हमारा विकसित हरियाणा बने। और उसी दिशा में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा हरियाणा देश के अंदर मेरा किसान मजबूती से हरियाणा का अन्न देने का काम करता है। मेरे किसान एक सशक्त किसान है जो देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। मेरे प्रदेश का जवान आप देख रहे हैं 10% से भी ज्यादा आर्मी के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर देश की रक्षा करने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो मेरे हरियाणा के युवा की है। मेरा हरियाणा का जवान वो उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और मुझे लिए खुशी है कि अगर देश के मेडलों की लिस्ट आती है, उस मेडल की लिस्ट के अंदर मेरे हरियाणा के युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। आज अलग पहचान ये बन गई है। सैनी जी, किसी टाइम पर आप किताबें पढ़ते थे, थोड़ा सा किताबें वगैरह पढ़ते थे रिलैक्स करने के लिए? आप कुछ रिलैक्स करने के लिए आपको टाइम मिलता है कि आप किताबें पढ़ लें या कोई रील्स देख लें फोन पर या कुछ और? कुछ तो नहीं घर मिलता ज्योति जी, ज्यादा बिजी हो गई तो यही वजह से मैं आया हूं। मैंने पूछा भी है, मखा भाई ज्योति जी मेरे से क्या क्या पूछेंगे सवाल, पता नहीं है मखा क्या क्या पूछेंगे। आपको हरियाणा का सारा पता, आपसे क्या ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको पता ना हो? लेकिन बहुत सारे सवाल थे जो हम पूछ नहीं पाए, लेकिन तीसरे राउंड का इंतजार करेंगे। डायमंड स्टेट समिट, न्यूज 18 इंडिया के समिट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। नमस्कार सभी को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए बहुत ही बेबाकी से क्लियर कट अंदाज में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं गुजारिश करूंगी आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें। और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें।